Okay, so very good morning everyone, students. As you know that I am taking you revision of annual chapters and this is the history chapter 10, 18th century political formation. तो 18th century में मैंने आपको बताया था कि आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब जो रूलर्स आते हैं, मुगल रूलर्स जो होते हैं उनको लेटर मुगल्स कहा गया। ठीक है, तो लेटर मुगल्स का शासन चल रहा है हमारे देश में 1707 के बाद, औरंगजेब की डेथ के बाद। तो उस समय आप ये मैप में देखो कि जो मुगल एरियाज था इंडिया का, ये पूरी जो टेरिटरी थी आप देख रहे हो ना, तो इस टेरिटरी में ये पूरा साउथ इंडिया का ये नीचे वाला पोर्शन छोड़ के, तमिलनाडु और केरल का पार्ट छोड़ के, ये पूरा एरिया जो है ये मुगल टेरिटरी के अंडर में आता है। ठीक है, और ये पूरा। अब फिर क्वेश्चन ये है कि और क्या चेंजेस आए। तो जब यूरोपियंस आते हैं, है ना, तो यूरोपियंस आने के बाद बहुत सारे एरियाज जो है वो चेंज होते हैं। ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर जो टेरिटरी है वो चेंज होती है। जैसे कि आपने देखा था कि पहले जो मुगलों के अंदर जब लेटर मुगल्स थे तो ये राजपूतों का राज्य स्टार्ट हो गया था। सिखों ने अपना यहाँ पंजाब सिंध लाहौर में अपना पूरा एरिया बना लिया था। राजपूतों ने अपना यहाँ पे पूरा कैप्चर कर लिया है। ठीक है, मराठास पूरा महाराष्ट्र डेक्कन एरियाज में इन्होंने अपना शासन किया। क्यों? क्योंकि जो लेटर मुगल्स थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। रीजन्स हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? अब फिर क्या होता है कि अब कुछ ऐसे नए स्टेट्स इमर्ज हो रहे हैं। ठीक है, तो जो नए स्टेट्स है वो है हैदराबाद, ये नया स्टेट है। ठीक है, आपका है ये हैदराबाद हो गया। उसके बाद जो दूसरा स्टेट्स है वो कौन सा था? अवध। ठीक है, ये अवध, बंगाल, हैदराबाद। ठीक है, तो ये 3 स्टेट्स इमर्ज हो रहे हैं। ठीक है, अब फिर एक क्वेश्चन था, आपने क्राइसिस में देखा ही था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या आपदा आई थी अंपायर के ऊपर। हिंदुस्तान में जो मुगल अंपायर था उसके ऊपर क्राइसिस क्या क्या थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को आप चाहो तो 1 2 3 4 नंबरिंग करके एक एक पॉइंट में आप लिख सकते हो। और बेटा इस तरह के क्वेश्चंस एनुअल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर द रीजंस, what are the crisis of the Mughal empires, of the later Mughal empires. ठीक है, why there are changes in, why there are political changes in Hindustan after the death of Aurangzeb, तो वो फैक्टर्स आपको बताने पड़ेंगे। नेक्स्ट है, आप देख ही रहे थे ये सब यहाँ पर इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स। तो मैंने आपको बताया था कि जब लेटर मुगल्स आते हैं तो एक तो वो स्टेट्स बनते हैं जो ओल्ड मुगल प्रोविंसेस थे। ओल्ड मुगल प्रोविंसेस जैसे कि अवध, बंगाल एंड हैदराबाद, ये तीनों जो है ये नए, ये थे तो मुगलों के अंडर में, लेकिन इन्होंने अपने आप को आज़ाद कर लिया। क्यों? क्योंकि जो इनके नोबल्स थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और बहुत वो इंडिपेंडेंट हो चुके थे। सिर्फ इसलिए क्योंकि जो रूलर्स थे, लेटर मुगल रूलर्स थे, वो बहुत ज़्यादा, वो तो वीक थे। ठीक है, और उनके अंडर में रहने वाले मुगल्स स्ट्रॉन्ग थे, तो इसलिए अवध, बंगाल, हैदराबाद को आज़ाद करा दिया। दूसरा जो स्टेट्स था जो लेटर मुगल्स के टाइम में इमर्ज हुआ था, हम पढ़ रहे हैं इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स, तो दूसरा जो स्टेट्स था वो था वतन जागीर। अब एक क्वेश्चन बन सकता है आपसे, जब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट इज वतन जागीर। तो वतन जागीर आर द स्टेट्स that had enjoyed considerable independence under the Mughals। मुगलों के अंडर में रहने वाले वो सारे जो स्टेट्स थे, है ना, स्पेशली जो राजपूत स्टेट्स थे, वो अपने को इंडिपेंडेंट जो थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे थे और फाइनली उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। आप मैप में देखोगे कि राजपूतों ने कहाँ अपने आप को अलग किया था, तो आप यहाँ पे देखो, ये अब इस मैप में देखो, ये मैप है। ठीक है, तो राजपूत, ये पूरा राजस्थान वाला एरिया राजपूतों का एरिया था। तो चाहे यहाँ पे जितने भी स्टेट्स हो राजस्थान में, जितने भी छोटे छोटे, जैसे कि मेवाड़ है, मारवाड़ है, जोधपुर है,
जयपुर है ना। तो इस तरह से अलग अलग एरियाज जो है वो इंडिपेंडेंट हो रहे थे। वतन जागीर हो गया। उसके बाद तीसरे जो थे वो थे जाट, मराठास और सिख। ये तीन अलग अलग ये लोग इंडिपेंडेंट हो रहे थे। अब ओल्ड मुगल, अब ये तीनों को डिटेल में बता रहा है कि भाई जो शादत खान था, शादत खान जो अवध को इंडिपेंडेंट किया था, अवध को अलग किया था, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को अलग किया था, आसफ जाह ने हैदराबाद को किया था। तो इन सब ने, ये सब थे मनसबदार, लेकिन इन सब ने अपने अपने राज्य को अलग स्टैब्लिश कर लिया। ठीक है। अब अगर हैदराबाद के बारे में समझोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि हैदराबाद कब फाउंड हुआ था। अब मैं आपसे पूछ सकती हूँ, मैंने आपको ये काम दिया भी था, तो इसमें क्या क्या लिखोगे? इसमें लिखो कि हैदराबाद फाउंड कब हुआ था, फाउंडेड बाय, किसके द्वारा फाउंड हुआ था, फाउंडेड बाय उसका नाम, इसका ईयर लिखोगे किस ईयर में ये फाउंड हुआ था। ठीक है। दूसरी चीज हो गई हैदराबाद में और क्या लिख सकते हो कि किसके टाइम में ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल। निज़ामुल मुल्क आसफ जाह जो था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। और वो कौन सा मुगल उस समय था, मुगल रूलर कौन था, तो फर्रुखसियर था। तो ये भी लिखना थर्ड पॉइंट में इम्पोर्टेंट है कि अंडर द मुगल रूलर ऑफ फर्रुखसियर, जो कि उसको इतिहास में एक डरपोक की तरह देखा जाता है, इस रूलर को, फर्रुखसियर को। ठीक है। उसके अंडर में आसफ जाह ने हैदराबाद को अलग कर लिया। फर्रुखसियर ये लेटर मुगल रूलर था, समझ रहे हो ना। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। और इसमें क्या लिख सकते हो, इसमें ये एक पॉइंट ये भी है कि स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज कॉन्स्टेंटली इंगेज्ड इन स्ट्रगल अगेंस्ट द मराठा एंड नायकार। नायकार यानी कि जो तमिलनाडु, जो कर्नाटका के वॉरियर चीफ थे, उनको नायकार कहा जाता है। तो ये अगला मतलब ये फिर हैदराबाद हुआ, तो फिर मतलब हैदराबाद जो है हमेशा ये स्ट्रगल में अपने आप को इंगेज किया हुआ था। ठीक है, अगेंस्ट द मराठास। समझ गए ना। तो बस इतना ही लिखो, बहुत ज़्यादा नहीं लिखो, नहीं तो उलझ जाओगे। ठीक वैसे ही अवध और बंगाल के भी बारे में 3-4 पॉइंट लिखो। क्लियर हुआ। वतन जागीर्स के बारे में क्या लिखोगे कि जो राजपूत किंग्स थे, मैनी राजपूत किंग्स, जैसे कि अम्बेर हो गया, जोधपुर हो गया, ये राजस्थान के स्टेट्स हैं जहाँ पे इन लोगों ने क्या किया था, मुगलों की सेवा की थी, मुगल रूलर्स के अंडर में काम किए थे। ठीक है। और इसीलिए मुगलों ने इनको अलग अलग से क्या दिया था, इनको कुछ पावर दे दिया था। पर ये धीरे धीरे और ज़्यादा पावरफुल होते गए और इन्होंने अपने अलग से ही एक अलग ऑटोनॉमी, अपना एक अलग स्टेट ही डिक्लेयर कर दिया। जैसे कि जोधपुर जो है उसके रूलर अजीत सिंह ने जोधपुर स्टैब्लिश कर लिया। समझ रहे हो ना। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, वतन जागीर के बाद जो आपका अगला है सिख के बारे में है। सिख के बारे में क्या है, सिखों के बारे में। ठीक है। तो इनके बारे में भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे आप लिख सकते हो कि इनका जो टाइम पीरियड था 18th सेंचुरी में सिखों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया। एक बैंड उनको कहा जाता था जिसको जाट कहा जाता था। जाट नहीं कहा जाता था, जट कहा जाता था। जाट तो अलग जाति है, वो सिखों की और भी अलग जाति है। ठीक है। तो जट, ये जो खालसा टर्म है ये क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सिखों का जो वॉरियर ग्रुप था, लड़ाई करने वाला जो पॉलिटिकल ग्रुप था, वही तो था ये खालसा। ये बंदा बहादुर कौन थे सिखों में, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि गुरु गोविंद सिंह हैड इंस्पायर्ड द खालसा विद द बिलीव दैट। तो गुरु गोविंद सिंह का खालसा को बनाने में क्या रोल था। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। देखो, सेवरल बैटल्स वेयर फॉट बाय गुरु गोविंद सिंह अगेंस्ट द राजपूत एंड मुगल रूलर्स बोथ बिफोर एंड आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ खालसा। खालसा बनने के बाद भी गुरु गोविंद सिंह ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी मुगलों और मराठों के अगेंस्ट में। ठीक है। एक जो बहुत इम्पोर्टेंट लीडर था वो था बंदा बहादुर।
उसने अपने आप को गुरु नानक और गुरु गोविंद के नाम का उसने सिक्के चलाए थे और अपना राज्य सतलज और जमुना के किनारे, रिवर के किनारे उसने स्टैब्लिश किया था। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो जट है, ये जट क्या है, ये आप करेंगे, समझेंगे कि ये जट क्या है और ये दल खालसा क्या है। खालसा और दल खालसा में डिफरेंस क्या है, ये गुरुमत क्या है। अब इसको आप पढ़ लेना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस, ओरल क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। समझ रहे हो, गुरु गोविंद सिंह का खालसा में क्या रोल था। ठीक है, तो इस तरह से सिखों की जो टेरिटरीज थी 18th सेंचुरी के लास्ट तक ये लोग अपने पूरे राज्य को इंडस रिवर से लेकर के जमुना रिवर तक पूरा फैलाए हुए थे। और महाराजा रंजीत सिंह जो थे, अब एक दूसरा नाम आया, आपने गुरु गोविंद सिंह को देखा, गुरु नानक को देखा, बंदा बहादुर को देखा, अब महाराजा रंजीत सिंह जो है वो 1799 में लाहौर में, सिखों के एक इम्पॉर्टेंट राजा थे और लाहौर में अपनी राजधानी को बनाए हुए थे। ठीक है, वैसे ही मराठा का आया तो मराठा में कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है। देशमुख क्या होता है, ठीक है, जो मराठा की पावरफुल वॉरियर फैमिलीज थी उसको देशमुख कहा गया। ठीक है, शिवाजी का टाइम पीरियड 1627 से, औरंगजेब की डेथ कब होती है, 1707 में। शिवाजी का टाइम पीरियड था 1627 से 82। बहुत ही ब्रेव थे, बहुत बहादुर थे, इसीलिए तो आज जो आप मराठा शब्द सुनते हैं ये शिवाजी के टाइम में, ठीक है, शिवाजी ने मराठों को बहुत पावरफुल बना दिया था। फिर आगे क्या है, शिवाजी जो थे वो ये पैस्टरलिस्ट, जो चरवाहे होते थे, जो पीजेंट्स होते थे, उन सब को मिला करके अपनी आर्मी बनाई थी। ठीक है, ये सारे युद्ध करने वाले मराठा आर्मी थी और इन्हीं लोगों की मदद से शिवाजी ने बड़े बड़े युद्ध लड़े थे। समझ में आया। पेशवा क्या है, देशमुख क्या है, तो पेशवा क्या था, प्रिंसिपल प्राइम मिनिस्टर, जैसे कि सभी मिनिस्टर्स में जो सबसे हेड था उसको पेशवा कहा जाता था। ठीक है, पूना क्या है, पूना जो है एक इम्पोर्टेंट कैपिटल थी मराठाओं के राज्य में। समझ रहे हो ना। वैसे ही चौथ और सरदेशमुखी क्या है, तो इस तरह से ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको इस टॉपिक में समझना है और इसको पढ़ना भी शुरू कर दो, क्योंकि अब टाइम नहीं है आपके पास। 20 फेब से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं एनुअल के। क्लियर हुआ। वैसे ही एक जाट है, सिख मराठा जाट। जाट में आप किसको देख रहे हैं, ये जो जाट है इसमें चूड़ामन जो था ये बहुत इम्पोर्टेंट लीडर था जाटों में। ठीक है, और इसने दिल्ली से आगरा के बीच में इसने पूरे राज्य पर उसने अपना राज्य जाटों ने बनाया हुआ था। ये जाट वैसे थे कौन, ये एग्रीकल्चरलिस्ट थे। समझ रहा ना। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पढ़ करके इसको एक बार रिविजन कर लो और फिर क्वेश्चन आंसर के जब आओगे तो ये आपको मैच दी फॉलोइंग में सूबेदार कौन होते हैं, फौजदार, इजारदार, इन तीनों में सब में दार लगा हुआ है ना। फौजदार, फौज मतलब आर्मी, यस है ना। इजारदार, तो अब ये तीनों जो वर्ड है इन तीनों का मतलब समझ लो कि किसको किसको कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बुकलों में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, उमर कौन होते हैं, कुनबीस क्या है, चौथ क्या है, मिसल क्या है, तो ये इम्पॉर्टेंट भी है। अब जैसे सूबेदार है तो सूबेदार किसको कहा गया, जो किसी प्रांत का गवर्नर होगा। जैसे हमारे यहाँ तो गवर्नर बोला जाता है, उस समय मुगलों में उसको सूबेदार बोला गया। तो प्रोविंशियल गवर्नर बोले तो सूबेदार। फौजदार कौन है, फौजदार किसको कहोगे, तो फौजदार जो थे, मैंने कहा ना कि फौज है यानी कि मिलिट्री यानी कि आर्मी, तो फौजदार को यहाँ किससे करोगे, मिलिट्री कमांडर से कर दो, फौज। समझते, ये हो गया फौजदार। इजारदार कौन थे, तो ये जमीन से रिलेटेड मामला है, तो ये रिवेन्यू फार्मर जो थे वो इजारदार थे, इजारदार। ठीक है, समझ रहे हो ना।
मिसल क्या है, चौथ क्या है? चौथ तो एक टैक्स है जो कि मराठों ने लगाया हुआ था। उमर, कुनबीस, मिसल, ऐसे ही याद कर लो। मिसल तो आपने देखा था सिख वॉरियर की जो बैंड थी, जो ग्रुप थी। कुनबीस क्या है? ये दो बचे हैं ना, और कौन कौन सा बचा है? हाई नोबेल। उमर जो थे वो हाई नोबेल थे और कुनबीस मराठा पीसेंट वॉरियर थे। तो इस तरह से ये जो कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स आप इसको अपने होमवर्क में, नोटबुक में कर लीजिएगा। इस तरह के कीवर्ड्स आपके एनुअल में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। What were the office held by Sadat Khan? Why did Awadh Nawab and Bengal try to do away with जागीरदारी सिस्टम? तो ये सब क्वेश्चंस हैं आपके। अब आप मुझे बताओ कि आपको इस चैप्टर में क्या समझना है अलग से जो आपको क्लियर नहीं है। नाउ योर टाइम, आप कुछ पूछ लो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है।